Hello, dear students. Good morning to everyone. From today's lecture, I am going to start lecture series on material testing and evaluation. So, in this subject, we are going to overview about various types of civil engineering materials used in construction along with their properties and various tests to be performed on civil engineering material to evaluate their quality and to know their suitability for use in construction. So, let's start today's session on first module, that is basic properties of materials. So first of all, we start from the introduction. Building materials have an important role to play in this modern age of technology, although their most important use is in construction activities. No field of engineering is conceivable without their use. Also, the building materials industry is an important contributor in our national economy as its output governs both the rate and quality of construction वर्क. तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में बिल्डिंग मटेरियल्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि विदाउट बिल्डिंग मटेरियल्स आप कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं सकते. अभी बिल्डिंग मटेरियल जनरली दो टाइप के होते हैं. एक तो ट्रेडिशनल मटेरियल होता है और दूसरा एडवांस मटेरियल होता है. तो ट्रेडिशनल मटेरियल में सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील, ब्रिक, टिम्बर ये मटेरियल आता है. और जो दूसरा मटेरियल है, दूसरा टाइप है एडवांस मटेरियल या इसे मॉडर्न मटेरियल भी कहते हैं, तो उसमें नॉर्मली पॉलीमर्स, कंपोजिट टाइप का मटेरियल इसमें आता है. सो इन द मॉडर्न एज ऑफ टेक्नोलॉजी these materials, whether it is traditional material or advanced material, play an important role. इंजीनियरिंग की कौन सी भी फील्ड लीजिए, चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो, कंप्यूटर हो या इलेक्ट्रिकल हो, तो इनमें इन मटेरियल्स का यूज़ होता ही है. फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग में ब्रिक, सैंड, एग्रीगेट, सीमेंट, स्टील, टिम्बर सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में ये मटेरियल लगता है. वैसे ही मैकेनिकल में स्टील, आयरन या जो अलॉयज़ है तो उनका यूज़ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जनरली होता है. आप अगर कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें, तो कंप्यूटर में जो कंप्यूटर के जो कंपोनेंट रहते हैं या उसके जो पार्ट्स रहते हैं वो फाइबर, प्लास्टिक या मेटल से या इनका जो भी कॉम्बिनेशन है तो इनसे बनते हैं. और आप अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो वायर होते हैं तो उसको बनाने के लिए आपको कॉपर या एल्यूमिनियम लगता है और उसके ऊपर का जो कवर है, जो कवर बनता है तो वो पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनता है. मतलब आप इंजीनियरिंग की कौन सी भी ब्रांच लीजिए तो उसमें जो बेसिक मटेरियल रहते हैं तो वो वहाँ पे यूज़ होते ही हैं. एग्रीकल्चर के बाद बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री में बहुत सारे रोज़गार मिलते हैं. तो बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द कंट्री. तो इसीलिए नेशनल इकोनॉमी में इस इंडस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को रोज़गार निर्माण करती है. अगर आप नेशनल इकोनॉमी की बात करें तो नेशनल इकोनॉमी में जो बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री का जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है
तो वो मोर देन $126 बिलियन इतना है, और वो इंडिया के जीडीपी का अराउंड 8% इतना वैल्यू हमारे बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री का वैल्यू है। तो जीडीपी मतलब क्या रहता है? जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मीन्स द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। तो जीडीपी क्या शो करता है? जीडीपी आपके कंट्री का इकोनॉमिक हेल्थ शो करता है। तो जीडीपी किससे बनता है? जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है, या जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है, या जिसमें इन्वेस्टमेंट होता है, या जो आपके कंट्री से जो एक्सपोर्ट होता है। तो इन सब का कॉम्बिनेशन करके आपका जीडीपी बनता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब है कि बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री ये नेशनल इकोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। देयर आर सम जनरल फैक्टर्स विच अफेक्ट द चॉइस ऑफ मटेरियल फॉर अ पर्टिकुलर स्कीम। तो जनरली अगर आपको कौन सा भी मटेरियल यूज़ करना है या मटेरियल को चूज़ करना है, तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं। परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस is the climatic background. Obviously, different materials and forms of construction have developed in the different parts of the world as a result of climatic differences. तो जैसे कि आप अगर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में सर्वे करेंगे, तो आपको वहाँ पे जो लोकल मटेरियल अवेलेबल है उससे बने घर मिलेंगे, जैसे कि बाम्बू, वुड, थैच एट्सेट्रा। थैच मतलब ग्रास रहता है, उसे थैच बोलते हैं। और नॉर्थ वेस्ट रीजन में अगर सर्वे करेंगे तो वहाँ पे लाइम, स्टोन, अर्थ, इन मटेरियल का यूज़ जनरली घर बनाने के लिए नॉर्थ वेस्ट रीजन में करते हैं। मीन्स जहाँ पे जो मटेरियल अवेलेबल हैं, क्लाइमेटिक सिचुएशन के हिसाब से आपको मटेरियल चूज करना पड़ता है। Another factor is the economic aspect of the choice of materials and the rapid advances of constructional method, the increasing introduction of mechanical tools and plants, and changes in the organization of the building industry may appreciably influence the choice of material. और दूसरा फैक्टर इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, जिसका अफेक्ट आपके टोटल एक्सपेंडिचर में या टोटल कॉस्ट पे पड़ता है। अगर आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लोकल अवेलेबल मटेरियल का यूज़ नहीं किया, तो इनडायरेक्टली आपकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है तो वो इंक्रीज हो जाती है। और उसी तरह से अगर आपने ट्रेडिशनल मटेरियल की जगह पे एडवांस मटेरियल का यूज़ किया या मैकेनिकल टूल्स या प्लांट्स का यूज़ किया, तो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ ही जाती है। तो इसी वजह से बिल्डिंग इंडस्ट्री में चॉइस ऑफ मटेरियल का इन्फ्लुएंस आपके इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे होता है। ड्यू टू ग्रेट डाइवर्सिटी इन द यूजेस ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स एंड वेरियस प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन, अ ग्रेट वैरायटी ऑफ रिक्वायरमेंट्स are placed upon building materials, calling for a very wide range of their properties. तो इसीलिए डाइवर्सिटी की वजह से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत सारी वैरायटी देखने मिलती है, और उसके साथ उस मटेरियल का प्रोडक्शन है तो उसमें भी उतनी वैरायटी देखने मिलती है। और उसी वजह से हर एक मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है, तो वो हमें मालूम होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। सो इम्पॉर्टेंट ऑफ मटेरियल्स इन सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन। द मॉडर्न सिविल इंजीनियर नीड्स टू डील with the traditional construction materials as well as advanced materials. So traditional materials such as timber, steel, asphalt and Portland cement,
concrete are often used in many construction projects, and modern material such as polymers and composite materials are making headway into the construction industry. Significant research on these materials has led to better understanding of these materials and improved their strength and durability performances. तो जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि जनरली बिल्डिंग मटेरियल के दो टाइप होते हैं, ट्रेडिशनल मटेरियल और दूसरा है मॉडर्न या एडवांस मटेरियल. तो ट्रेडिशनल मटेरियल में टिम्बर, स्टील, एस्फाल्ट, पोर्टलैंड सीमेंट, कंक्रीट ये मटेरियल आते हैं, और मॉडर्न मटेरियल में या एडवांस मटेरियल में पॉलीमर्स या कंपोजिट टाइप का मटेरियल आता है. सो नाउअडेज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ज़्यादातर मॉडर्न मटेरियल या एडवांस मटेरियल का डिमांड हो रहा है, क्योंकि इन मटेरियल्स पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा है और उनकी जो स्ट्रेंथ और जो ड्यूरेबिलिटी है तो उसमें इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है in terms of strength and durability. The traditional materials used today are far superior to those of the past, and new materials are being specially developed to satisfy the needs of civil engineering application. To a civil engineer, the performance of the materials in a structure and their ability to resist various stresses are of prime importance. और आज जो कंस्ट्रक्शन के लिए ट्रेडिशनल मटेरियल का यूज़ होता है तो वो पहले के ज़माने से बहुत ही बेहतर है, और जो नए मटेरियल आ रहे हैं, मतलब कि एडवांस या मॉडर्न मटेरियल आ रहे हैं या डेवलप हो रहे हैं, तो जो सिविल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन की नीड है तो उसमें वो बेहतर साबित हो रहे हैं. और जो सिविल इंजीनियरिंग का प्राइम इम्पोर्टेंस है, जैसे कि मटेरियल का परफॉर्मेंस कैसा है और वो मटेरियल कितना लोड कैरी करता है, कौन से स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, तो ये हर सिविल इंजीनियर को मालूम होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस the various types of properties of engineering materials and different materials used for construction. तो इस चैप्टर में हम इंजीनियरिंग मटेरियल प्रॉपर्टीज़ स्टडी करने वाले हैं और कंस्ट्रक्शन के लिए कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं और उनके प्रॉपर्टीज़ स्टडी करने वाले हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स प्रॉपर्टीज़. The field of application of particular building material are governed by characteristic and various properties of that building material. Such properties may classified into various categories such as physical properties of material, mechanical properties of material, chemical properties of material, thermal properties of material, electrical properties of material, magnetic properties of material, optical properties of material, etc., out of which physical and mechanical properties are very important. तो नॉर्मली मटेरियल का एप्लीकेशन कैसा है और उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो उसके बेसिस पे मटेरियल प्रॉपर्टीज़ को क्लासिफाई किया जाता है, कैटेगराइज्ड किया जाता है. जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, थर्मल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़. तो इनमें से सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सो वन बाय वन वी विल डिस्कस दिस प्रॉपर्टीज़. Physical properties of materials. Number 1, density. The term density of material is defined as mass of unit volume of homogeneous material, and it is obtained by working out the ratio of mass
of material to the volume of material in homogeneous state and it is denoted by rho. तो डेंसिटी को बेसिक प्रॉपर्टीज़ में लिया जाता है, तो ये एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है मटेरियल की. तो डेंसिटी होती क्या है? तो डेंसिटी इज़ नथिंग बट मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ होमोजीनियस मटेरियल. और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसको कैलकुलेट करते हैं रो इज इक्वल टू मास ऑफ मटेरियल टू यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इन अ होमोजीनियस स्टेट. तो ये जो वॉल्यूम है उस मटेरियल का, तो ये होमोजीनियस स्टेट में होना चाहिए, तब जाके आपको डेंसिटी मिल जाती है. तो डेंसिटी को एक्सप्रेस कैसे करते हैं? रो इज इक्वल टू m by v, where m is the mass of specimen and v is the volume of material in homogeneous state. तो डेंसिटी का मोड ऑफ मेजरमेंट क्या है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या केजी पर मीटर क्यूब में भी इसको मेजर किया जाता है. तो एज अ सिविल इंजीनियर आपको जो सिविल रिलेटेड मटेरियल्स है तो उनके बेसिक डेंसिटीज़ मालूम होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो मैं यहाँ पे कुछ बेसिक मटेरियल के डेंसिटीज़ आपको बताने वाला हूँ. जैसे कि ब्रिक, तो उसका डेंसिटीज़ होता है 2.5 to 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो ये जो ब्रिक है तो उसका डेंसिटी इस रेंज में वैरी होता है 2.5 to 2.8 और यूनिट क्या रहेगा उसका? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो इस रेंज में वो वैरी होता है क्योंकि हमें पता है कि ब्रिक के अलग अलग टाइप्स है, क्लासिफिकेशन है, तो उसके हिसाब से उसकी जो डेंसिटी है वो भी वैरी रहती है. जैसे कि ब्रिक फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास, इस टाइप के ब्रिक हमें देखने मिलते हैं. तो उसी हिसाब से उसके डेंसिटीज़ भी चेंज होते रहते हैं. नेक्स्ट वन वुड, तो उसका डेंसिटी 1.5 to 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में वैरी होता है. तो वुड में भी बहुत सारे टाइप रहते हैं. तो जनरली वुड को सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड वुड में क्लासिफाई किया जाता है. तो उसके हिसाब से तो उसकी डेंसिटी 1.5 to 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में वैरी होती है. उसके बाद आता है पोर्टलैंड सीमेंट. तो पोर्टलैंड सीमेंट की जो डेंसिटी है तो वो है 2.9 to 3.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. और लास्ट वन है स्टील. तो स्टील का डेंसिटी रहता है 7.8 to 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो ये स्टील का डेंसिटी है. नेक्स्ट वन बल्क डेंसिटी. द टर्म बल्क डेंसिटी is used to mean mass of unit volume of material in its natural state, that is including pores and voids, and it is obtained by finding out the ratio of mass of material to the volume of material. तो जैसे डेंसिटी हमें पता है, डेंसिटी क्या रहता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इन होमोजीनियस स्टेट. तो ये जो वॉल्यूम है तो वो जब होमोजीनियस स्टेट में रहेगा तब जाके हमें डेंसिटी मिलती है. मगर बल्क डेंसिटी रहती क्या है? बल्क डेंसिटी भी मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ही रहता है, पर वो जो मटेरियल का वॉल्यूम है तो उस वॉल्यूम को हमें नेचुरल स्टेट में लेना है. तो नेचुरल स्टेट मतलब क्या? उसमें पोर्स और वॉइड्स भी इंक्लूड रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, तो उसे हम बल्क डेंसिटी कहते हैं. इट इज ऑब्टेन्ड बाय फाइंडिंग आउट द रेशो ऑफ मास ऑफ मटेरियल टू द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इन इट्स नेचुरल स्टेट एंड इट इज डिनोटेड बाय रो सफिक्स बी. अगर हमको बल्क डेंसिटी फाइंड आउट करना है तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे?
तो उसके लिए हमें रेशो लेना पड़ेगा। तो वो रेशो किसका रहेगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम। और ये जो वॉल्यूम है तो वो नेचुरल स्टेट का, जो भी मटेरियल है तो उसका नेचुरल स्टेट रहेगा, तब जाके हमें बल्क डेंसिटी मिल जाएगी। तो इसको रो सफिक्स बी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए रो बी इज इक्वल टू एम बाय वी। इसका मोड ऑफ मेजरमेंट क्या रहेगा? केजी पर मीटर क्यूब। बल्क डेंसिटी हम केजी पर मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे यम क्या है? यम इज द मास ऑफ स्पेसिमेन इन केजी एंड वी इज द वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन इन इट्स नेचुरल स्टेट इन क्यूबिक मीटर। तो ये हमें ध्यान में रखना है। For most material, bulk density is less than the density, but for liquid, glass and dense stone material, these parameters are practically the same. तो bulk density जो रहता है that is rho b, it is denoted by rho b, it is always less than density. क्योंकि यहाँ पे जब आप बल्क डेंसिटी निकालते हो तो उसमें वॉइड्स या पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, और जब आप सिंपली डेंसिटी निकालते हैं तो इस वॉइड्स या पोर्स प्रेजेंट नहीं रहते। इसकी वजह से जो बल्क डेंसिटी की वैल्यू है ये हमेशा डेंसिटी से कम ही होती है। बट फॉर लिक्विड्स, ग्लास एंड डेंस स्टोन, इनके लिए जो बल्क डेंसिटी और जो डेंसिटी है वो प्रैक्टिकली सेम रहती है। द प्रॉपर्टीज लाइक स्ट्रेंथ एंड हीट कंडक्टिविटी आर ग्रेटली अफेक्टेड बाय देयर बल्क डेंसिटी। और बल्क डेंसिटी ये आपके स्ट्रेंथ और हीट कंडक्टिविटी पे जनरली अफेक्ट करती है। Bulk densities of some of the building materials are as follows। तो कुछ बिल्डिंग मटेरियल्स की बल्क डेंसिटीज़ है तो उनको हमें स्टडी करना है। फॉर एग्जांपल ब्रिक, तो उसका बल्क डेंसिटी कितना रहता है? 1600 टू 1800 के रेंज में उसका बल्क डेंसिटी वेरी होता है। तो इसको किस में मेजर करेंगे? केजी पर मीटर क्यूब। सिमिलरली सैंड, तो उसका बल्क डेंसिटी कितना है? 1450 टू 1650 केजी पर मीटर क्यूब। सिमिलरली पाइन वुड है तो उसका बल्क डेंसिटी 500 टू 600 केजी पर मीटर क्यूब में वेरी होता है। सिमिलरली फॉर स्टील, तो स्टील का डेंसिटी कितना रहता है? 7850 केजी पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट वन, डेंसिटी इंडेक्स। तो डेंसिटी इंडेक्स ये एक हमारा मटेरियल का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे? द रेशो ऑफ बल्क डेंसिटी ऑफ मटेरियल टू इट्स डेंसिटी इज नोन एज डेंसिटी इंडेक्स। तो डेंसिटी इंडेक्स क्या रहता है? अगर आपने बल्क डेंसिटी और डेंसिटी का रेशो लिया तो हमें डेंसिटी इंडेक्स मिल जाता है। सो इट इज़ डिनोटेड बाय रो सफिक्स ओ। तो इसको रो सफिक्स ओ से डिनोट किया जाता है। सो रो सफिक्स ओ इज इक्वल टू बल्क डेंसिटी दैट इज रो बी डिवाइड बाय रो। सो इट इज द डेंसिटी इंडेक्स वेयर रो बी is equal to bulk density and rho is the density. It indicates the degree to which the volume of material is filled with the solid matter. For almost all building materials, rho O is less than 1 because there are no absolutely dense bodies in the nature.
तो ये डेंसिटी इंडेक्स क्या इंडिकेट करता है? तो ये आपके स्पेसिफिक वॉल्यूम में कितना सॉलिड मैटर फील किया है, तो इसको डेंसिटी इंडेक्स इंडिकेट करता है। और जनरली फॉर बिल्डिंग मटेरियल डेंसिटी इंडेक्स लेस देन 1 ही रहता है, क्योंकि ऐसे कौन सी भी बॉडी नेचर में प्रेजेंट नहीं है जो एब्सोल्युटली डेंस है या कंप्लीटली डेंस है। तो इसीलिए जो आपका डेंसिटी इंडेक्स रहता है वो हमेशा लेस देन 1 ही रहता है।